तो चैप्टर नंबर 1 ये, हमारा यस कंप्लीट हो सर। गया था और ये हम आज चैप्टर नंबर 2 जो है वो देखेंगे। ये है मेजरिंग जो है फाइनेंशियल जो क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मेजरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को हम रिकॉर्ड करने के लिए का फैसला कैसे करेंगे। हमने कुछ मेजर बताए थे कि एक तो ये कि वो क्या हो, मेजरेबल हो किसके साथ, एक यूनिट ऑफ करेंसी के साथ अगर मेजरेबल है, और दूसरा हमने ये शर्त रखा था कि दूसरा शर्त ये होगा कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करे, फाइनेंशियल पोजीशन पे उसका इम्पैक्ट हो, उसको इन्फ्लुएंस करे। अब फाइनेंशियल पोजीशन को हमने किससे शो किया था, हमने उसको शो किया था अकाउंटिंग इक्वेशन से। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन को जितनी भी इकोनॉमिक इवेंट जो हैं वो क्या करेंगे, अगर वो इम्पैक्ट करते हैं तो उसको हम मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब भी हम ये मेजरमेंट करते हैं हमें इश्यूज का सामना करना पड़ता है, वो इसमें चैप्टर में हम सबसे पहले वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स होगा एक्सेप्टिव वेज फॉर सॉल्विंग द मेजरमेंट इश्यूज ऑफ रिकग्निशन, वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन। तीन है, देखें यहाँ पे तीन आखिर में सेंटेंस में देखें कि हमारे मेजरमेंट इशू कौन कौन से हैं। एक रिकग्निशन है, एक वैल्यूएशन है और एक क्लासिफिकेशन है। ये तीन मेजर हमारे इश्यूज हैं। ये जहां पे मैं अपना माउस सर्कल कर रहा हूँ ये तीन इशू हैं। अब पहले हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उस पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने आंसर करना है वो इसका करना है, रिकग्निशन, कि क्या अब इसको रिकॉर्ड कर लें या इंतजार करें, या कोई खास इवेंट हो जाने के बाद, कोई कंफर्मेशन होने के बाद इसको रिकॉर्ड करना है। फिर दूसरी है वैल्यूएशन। जैसे हमने कहा कि वैल्यू तो हम हमेशा किससे करेंगे। अच्छा, काइंडली ये आप लोग जो है इस पे ये क्या टेस्ट करने की कोशिश करें, ये बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करने के लिए गुरेज करें, ये लाइनें कौन खींच रहा है वो लाइनें खींचना बंद करें। ठीक है, अच्छा जी, तो वैल्यूएशन दूसरा जो हमारा इशू है वो ये है कि जब हम रिकग्नाइज कर देंगे, हम फैसला कर लेते हैं कि हाँ इसको अब हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा वैल्यूएशन इशू, कि अब इसको जब हम रिकॉर्ड पे रखेंगे, यानी हम साथ इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे, तो कौन सी वैल्यू पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ये एक इशू है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनली क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन देखें, हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, 5। कौन कौन से, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये पांचों के पांच क्या हैं, ये मुख्तलिफ जब इवेंट्स होते हैं तो हमने उन इवेंट को क्लासिफाई करना है। फिर उसके अंदर इवन अगर हम कह देते हैं कि भाई ये एसेट है, तो हमने उसको फर्दर क्लासिफाई करना है कि क्या इस एसेट को हमने ग्रुप में सेपरेट शो करना है या किसी ग्रुप में मर्ज करना है। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो पहले इन तीन इश्यूज को अंडरस्टैंड करने पे होगा, और फिर उसके बाद फिर हम वो देखेंगे कि जब हमें पता लग गया कि कब रिकग्नाइज करना है, वैल्यू कैसे देनी है और उसको क्लासिफाई कैसे करना है, उसके बाद हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी उनका सेपरेट जो कैटेगरी है, हर एक का सेपरेट कैटेगरी का अकाउंट। अब अकाउंट हमें क्या बताएगा, एक खास इवेंट जैसे कैश है वो सेपरेट एक अकाउंट है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है वो सेपरेट अकाउंट है, इक्विपमेंट है वो सेपरेट अकाउंट है। इसी तरह लाइबिलिटीज के सेपरेट अकाउंट्स हैं, इक्विटी के सेपरेट अकाउंट, जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट सेपरेट है, विड्रॉल सेपरेट है। तो ये सेपरेट अकाउंट्स फिर हमें उन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की मदद, यानी it will help us out in finding out some specific information regarding cash, regarding account receivables, regarding equipment, etc etc। ठीक है, तो ये दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या। फिर तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अब देखें, आपको अगर रिकॉल करें, इफ यू रिकॉल दैट वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद द अकाउंटिंग इक्वेशन, and you have seen that in accounting equation there are two effects, that if something is decreasing, on the other hand there must be some
सम लाइबिलिटी मस्ट डिक्रीज, यानी अगर एसेट डिक्रीज होते हैं इन टोटल, ठीक है, इन टोटल अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो लाइबिलिटी और इक्विटी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर टोटल एसेट इंक्रीज करते हैं तो लाइबिलिटी और इक्विटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर तो टोटल ऑफ एसेट में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन एक एसेट कम हो रहा है तो हम कहेंगे दूसरा एसेट फिर क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये डबल इफेक्ट है। तो हम देखेंगे कि 2 कॉलम जो रिपोर्ट बनती है अकाउंटिंग में या जो डेटा स्टोर होता है 2 कॉलम्स में, उसके डबल एंट्री सिस्टम में इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, यानी डबल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द जर्नल। ठीक है, ये जर्नल ही आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। Then applying the steps for transaction and analysis and processing simple transactions, इसको कैसे हम एनालाइज करें जर्नल में पास करने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड डिस्क्राइब इट्स वैल्यू एंड लिमिटेशन, कि हम समरी की तरफ आ जाएंगे कि अब क्या है कि हमने रिकॉर्ड बनाया, उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, अब रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको प्रोसेस क्या करना है, जब हम जर्नल में उसको रिकॉर्ड सेव कर देते हैं तो वो रिकॉर्ड जब सेव होता है तो उसकी प्रोसेसिंग ऐसे करेंगे, जब उससे सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे, फिर सेपरेट अकाउंट के बाद हमने उसकी समरी बनानी है, तो वो समरी कहाँ पे होगी, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इट्स ऑन आवर टेबल टुडे। वी विल बी ट्राइंग टू फोकस अप टू द जर्नल दैट इज हाउ द डबल एंट्री सिस्टम इज कैरिड आउट। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ कि मेजरमेंट इशू, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स द जनरल एक्सेप्टेड वेज। अब जनरल एक्सेप्टेड वेज क्या कहते हैं, ये होते हैं कि जितने भी अब तक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो चुके हैं डिफरेंट बिजनेसेस ने, जो प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि ये जो सिंपल यानी स्टेप्स हैं ये हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद फराम करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, तो वो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गए हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताती हैं, वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, हमें बताती है कि आपने ये ट्रांजैक्शन कब कैसे रिकॉर्ड करना है, कब मानना है और कब इसको रिकॉर्ड में नहीं मनवाना। और वो जर्नल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हमें किस में मदद करती हैं, 3 इशू। एक है मेजरमेंट इशू के जो ऑफ रिकग्निशन की जो मेजरमेंट होती है उसको हमने कब रिकग्नाइज करना है कि इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड में अब क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, दूसरा फिर वैल्यूएशन कि इसकी वैल्यू क्या हमने लगानी है, और तीसरा जो है वो क्लासिफिकेशन है कि इसको किस कैटेगरी में रिकॉर्ड करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जो हमारा है रिकग्निशन इशू। देखिए हमने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देख लिया था। वी हैव प्रैक्टिस इट आउट कि मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे थे तो हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वही बात है, टू मेजर द ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग मस्ट डिसाइड। ठीक है, जब भी हमने मेजरमेंट करना है तो अकाउंटेंट ने क्या डिसाइड करना है कि अब इस ट्रांजैक्शन जो है इसको मैंने कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। नंबर 1 उसको कौन सा क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, वो है व्हेन डिड द ट्रांजैक्शन अकर। ये जो ट्रांजैक्शन है ये कब अकर हुआ था, ताकि उस वक्त में इसको हम क्या करें, रिकॉर्ड करें। देखें, अगर डेट के लिहाज से हम ट्रांजैक्शन आगे पीछे कर देते हैं तो आप देखें हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर यानी 5 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुई, हमने उसको 5 में शो नहीं किया, हमने उसको 10 तारीख में शो किया, तो आप देखेंगे कि हमारी 5 तारीख की जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो डिफरेंट होगी, वो रियलिटी को शो फिर नहीं करेगी। तो इसी तरह अगर 10 तारीख की कोई ट्रांजैक्शन है उसको पहले ही हम मान लें तो वो भी सही नहीं है। तो व्हेन डिड द ट्रांजैक्शन अकर, ये एक क्वेश्चन होता है अकाउंटेंट्स का जिसने आंसर करना होता है कि इसको कब रिकॉर्ड करना है। सेकंड जो है वो है कि व्हाट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन। ये वैल्यूएशन इशू है कि ठीक है जब अकर हो गया तो हमने इसको अब वैल्यू कौन सी देनी है, कौन सा प्राइस इस पे चार्ज करनी है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ी देर में मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि क्या क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन की कैटेगरी। काइंडली आप लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। आप दरमियान में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर ओके सर। क्वेश्चन करने वक्त जो है आप माइक खोल के क्वेश्चन पोज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके सर। जब तक आपका क्वेश्चन नहीं है तब तक माइक म्यूट करते जाएं, क्योंकि वो फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। तो अच्छा, तीसरी पॉइंट जो अकाउंटेंट्स ने जो सॉल्व करने होता है, उसको जो इश्यू का सामना करना पड़ता है, वो है हाउ शुड द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन बी कैटेगराइज, कि इसको कैसे कैटेगराइज करें, इसको एसेट मानूं या एक्सपेंस मानूं, अगर एसेट मानूं तो इसको फिक्स एसेट मानूं या करंट एसेट मानूं, फिर करंट एसेट में इसको सेपरेट शो करूं या किसी में इसको ग्रुप कर दूं। तो ये जो है इश्यूज वो सामना करना पड़ता है उसको, और इसलिए हम कहते हैं कि इन इश्यूज को सॉल्व करते हुए अपनी वो एक आर्टिस्टिक, जो हम कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सो वो अपनी स्किल्स शो करते हैं कि इन इन इश्यूज को वो सॉल्व करते हुए जैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स को। So even though the gap or fallout controversy does not exist regarding these question, does exist, यहाँ पे दो के हमने कहा कि जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो इनको गाइडलाइन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्टली छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं उनमें कोई इस तरह दुश्वारी का सामना नहीं होना पड़ता कि कब इसको रिकग्नाइज करना है, कब कितनी इसकी वैल्यू डालनी है, कौन से किस तरह इसको कैटेगराइज करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बिजनेस के नेचर चेंज होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी बन रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, तो उनमें ये बार बार ये इश्यूज आते हैं कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो हम इसको कब रिकग्नाइज करें, इसकी वैल्यू क्या डालें। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस, ये मतलब है ये ऑन गोइंग डिबेट है, ये जो इशू है अभी तक रिजॉल्व फुली नहीं हुए, लेकिन मोस्टली जो हमारा स्कोप है उसमें हम देखेंगे कि हमें बहुत ही क्लियरली ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम रिकग्निशन इशू को शुरू करते हैं। अब रिकग्निशन इशू में क्या है, रिकग्निशन इशू ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कहा कि एक इकोनॉमिक इवेंट को जो है हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड करने का फैसला कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक इवेंट हमने अपने बुक्स में कब उसको मेंशन करना है। तो रिकग्निशन व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, ये इसका मेन इशू है कि वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कब रिकॉर्ड होना चाहिए। ये रिकग्निशन पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे, रिकग्निशन पॉइंट करेंगे कि ये पॉइंट हो जाए तो तब उसको हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज। इसको सिंपली जो मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो क्या है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख लेते हैं, सब तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि एक बाय और सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बाय और सेल यानी क्या होता है कि कंपनी जो है या तो कोई चीज खरीद रही होती है या कोई चीज बेच रही होती है, तो बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे एक रिकग्निशन पॉइंट हम जरूर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि अब ये जो रिकग्निशन पॉइंट है कब ये बाय एंड सेल को हमने रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी कोई फर्नीचर लेता है तो हम कहते हैं कि वो फर्नीचर का कौन सा पॉइंट होगा कि वो कहेंगे कि अब इसको हमने रिकॉर्ड कर देना चाहिए। इसी तरह अब आप देखते हैं कि वो जो सैलरी पे कर रहे होते हैं ना, सैलरीज, तो सैलरीज क्या है, हम कहते हैं कि वो तो एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर इसको भी आप गौर से देखें तो ये क्या है कि एम्प्लॉय ने अपने सर्विसेज बेचे और जो कंपनी है उसने वो सर्विसेज खरीदे हैं। तो ये भी एक बाय एंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको उसकी रिकग्निशन पॉइंट करेंसी होनी चाहिए। तो हम अगर इसको एज मैटर रखें कि हमारा जो मोस्टली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बाय एंड सेल के होते हैं, तो उसमें रिकग्निशन पॉइंट आरपी कौन सा होगा। अब इसके लिए आपने सिंपली एक जो समझना है वो ये है कि बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट का रिकग्निशन पॉइंट तब हम रिकग्नाइज करेंगे जब आप देखते हैं कि जो सेलर है, सेलर और बायर, उसमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट हो जाए, यानी बायर डिमांड करे कि मुझे ये चीज चाहिए और सेलर जो है एग्री करे कि मैं ये प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के बाद जब सेलर से बायर की तरफ मेजर चंक ऑफ रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा उस प्रोडक्ट का या उस सर्विसेज का, तो वो पॉइंट होता है जिसपे हम कहते हैं कि इसको रिकग्नाइज होना चाहिए। अब ये जो है थोड़ी सी क्या थी, टेक्निकल थी, कि जब सेलर से बायर की तरफ एक मेजर चंक ऑफ रिस्क ट्रांसफर होता है, इसको हम कैसे समझे। सिंपल इसका एग्जाम्पल आप ये ले लें जो मैं स्टूडेंट्स को यूजुअली देता हूँ कि वो क्या है
सपोज कीजिए कि आप एक दुकान में गए और आपने अंडे खरीदने का उसको कहा, अपने दुकानदार को कहा कि यार मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। अब वो दुकानदार ने एग्रीमेंट की कि हाँ भाई इतनी प्राइस है, आपने एग्री किया, उसने वो अंडे शॉपर में डाल के आपको पकड़ा दिए, ठीक है, आपने वो शॉपर पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने वो शॉपर आपको पकड़ाया, तो वो अंडे जैसे ही आपने पकड़ लिए, वो शॉपर आप लेके जा रहे हैं, इवन दो कि अगर उसके पैसे आपने नहीं दिए, फॉर एग्जांपल वो आपका जान पहचान का है, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने कहा कि पैसे बाद में दे दूंगा, तो आप जैसे ही रवाना हुए तो आपको ठोकर लगी और सारे के सारे अंडे टूट गए। अब ये बताइए कि इसका जो रिस्क है वो किस पे है, इसका जो नुकसान है वो कौन बर्दाश्त करेगा? जी वो दुकान वाला बर्दाश्त करेगा या आप? डेफिनेटली आप ही करेंगे। कस्टमर करेगा ठीक है, जो लेके गया। कस्टमर। अब ये देखें यहाँ पे जो कस्टमर रिकग्निशन पॉइंट है, हम कस्टमर कहते हैं कि बाजार ये बाय और सेल का जो सर। ट्रांजैक्शन हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ जब सेलर ने यानी दुकानदार ने अपना जो प्रोडक्ट है उसका मेजर चंक ऑफ रिस्क ट्रांसफर कर दिया किसको? बायर को, आपको। तो ये है हमारा एक रिकग्निशन पॉइंट। जब अब इसको बड़े बड़े बिजनेसेस अंडे तो नहीं खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको फिर आपने खुद रिकग्नाइज करना है, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है एक एक करके। अ कंपनी ऑर्डर रिसीव एंड पेज फॉर एन ऑफिस डेस्क, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि भाई हमें एक ऑफिस डेस्क चाहिए। अब वो उसको ऑफिस डेस्क चाहिए तो वो कैसे करेगा उसको, ठीक है। अभी ऑफिस डेस्क के लिए क्या करेगा, एक पहले वो जिस डिपार्टमेंट को चाहिए वो कर रहे थे, तो रिकग्निशन का जो है वो सिंपली बस आप ये रखिए कि जब सेलर से बायर की तरफ अगर कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है, उसका रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। इसमें एक पॉइंट आपने जरूर जहन में रखनी है, जिसको हम कहते हैं कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये इसमें यानी जरूरी बात नहीं है करते हैं और उनमें कभी कभी ट्रांसपोर्टर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदा है रावलपिंडी में, दूसरा है कराची में। वो रावलपिंडी का बंदा कराची फोन करता है, फॉर एग्जांपल उसने चीनी खरीदनी है और उससे भाव पूछता है, तो यूजुअली जो हमारे टर्म्स होते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो यूजुअली आपस में टर्म्स तय करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये चीनी का जो भाव है यानी प्राइस है, वो पहुंच के साथ है या पहुंच के बगैर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन, ठीक है। एफओबी शिपिंग पॉइंट क्या है? पहुंच के बगैर। एफओबी डेस्टिनेशन वो है पहुंच के साथ। तो जो एग्रीमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल सेलर ने कहा कि आपको मैं पहुंच भी दूंगा। पहुंच जब सेलर देगा, इसका मतलब ये है कि जब तक वो आपको फिजिकली डिलीवर नहीं हुआ, तो वो रिस्क किसके साथ है? सेलर के साथ। तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। जब सेलर ये कह दे कि भाई ये पहुंच के बगैर, और हम कहते हैं कि भाई हम अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करके करेंगे, तो वो हो जाएगी एफओबी शिपिंग। यानी जैसे ही सेलर वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके यानी ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो वो पॉइंट ऑफ रिकग्निशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजुअली जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो ये रिकग्निशन पॉइंट को वही मांगते हैं जब वो कहते हैं कि हमने वो अपने ऊपर ले लिया है या हमने वो रिस्क ट्रांसफर कर दिया, तो वो उसको रिकग्नाइज कर देते हैं, ऑल दो कि इनवॉइस ना बना हो, ऑल दो कि उसकी कैश फ्लो ना हुई हो। छोटे छोटे बिजनेसेस कब रिकग्नाइज करते हैं? वो रिकग्नाइज करते हैं जब तो या तो वो पेमेंट कर देते हैं उस ट्रांजैक्शन की, या उनको कोई इनवॉइस मिल जाती है कि भाई ये अब आपको ये चीज बेच दी गई है, तो उससे पहले वो रिकग्नाइज नहीं करते। लेकिन बड़ी जो बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली जो एफओबी शिपिंग पॉइंट्स होते हैं ना, एफओबी, उसके मुताबिक वो हमेशा फैसला करते हैं, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ उसको रिकग्नाइज कर देते हैं, या उनको जब फिजिकली डिलीवर हो जाता है तो उसके साथ उसको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन ये रिकग्निशन इशू इज नॉट ऑलवेज सॉल्व इजीली। ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, हर एक बिजनेस के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल एक लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को बताया कि यार हमने घर बनाना है, वो 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 साल का वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अब रिकग्निशन पॉइंट कब है? क्योंकि घर तो आपको मिलेगा 2 साल बाद।
तो क्या 2 साल तक वो कोई चीज रिकग्नाइज नहीं करेगा? इसके लिए ये इशू फिर क्या है, ऑन गोइंग डिबेट बनती है। लेकिन हम जो ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, छोटे छोटे सर्विसेज, छोटे छोटे मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस, उसमें सर्विसेज डिलीवर हो जाते हैं तो रिकग्नाइज कर देंगे, गुड्स बिल्कुल डिलीवर हो जाएंगे तो रिकग्नाइज कर देंगे। अब ये रिकग्निशन जो है, इसके बाद हमारे साथ जो इशू आ रहा है वो है वैल्यूएशन इशू। ठीक है, अब वैल्यूएशन इशू क्या है? वैल्यूएशन इशू मतलब ये है कि हमने एक चीज को रिकग्नाइज कर दिया कि भाई इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, हमने ये चीज खरीद ली, लेकिन उसके खरीदने के साथ उसकी प्राइस हम कौन सी लगाएंगे? अब देखें, प्राइस दो किस्म की होती है। एक होता है प्राइस जो उस पर मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल एक चीज है उसकी टैग प्राइस है, अब वो जो टैग प्राइस है आप उस पे उसको रिकग्नाइज करेंगे, या जो एक्चुअल जो पेमेंट हुई है, पेमेंट जो टैप आई है कि आपने उसको देना है और उसने एग्री किया भाई आपको, फॉर एग्जांपल एक 1,000 रुपए की चीज है, उस पर टैग लगे हुए 1,000, आपकी दुकान वाले के साथ ये आपस में तय हो गया कि 1,000 बल्कि 980 रुपए आप उसको देंगे और उसने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है आपको ये 980 का मिलेगा। तो आपके ख्याल में ये कौन से प्राइस पे रिकग्नाइज होगा, यानी उसकी वैल्यू कौन सी आएगी? 990 इंस्टेड ऑफ 1000। तो ये 990 क्या है? ये है एक्सचेंज प्राइस। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन इशू ये कहती है कि जो एक्सचेंज प्राइस है, जब आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कोई सर्विसेज खरीद रहे हैं, जो अगर इशू है तो उस पर फिर इंशाल्लाह आ जाए। तो एनीवे हम क्या करें कि वैल्यूएशन इशू जो है वो हमें पता है कि प्राइस कौन सी आनी चाहिए, एक्सचेंज प्राइस, यानी जो बायर एंड सेलर के दरमियान जो प्राइस तय हो गई है, जिसपे जो बायर है वो लायबल हो जाता है और जो सेलर है उसको रिसीवेबल हो जाता है। ये मैं लायबल और रिसीवेबल क्यों कहता हूँ? क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक ट्रांजैक्शन कैश पे हो, ये भी हो सकता है कि कुछ हमने कैश दे दिया, कुछ बाद में देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई 10,000 की ले ली है, लेकिन मैंने 5,000 उसको दिए हैं, तो मैं उसको 5,000 का रिकग्नाइज नहीं करूंगा, यानी उसकी वैल्यू 5,000 नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बताया कि 10,000 की चीज है। उस वक्त मेरे 10,000 पूरे नहीं थे तो मैंने 5 दिए, तो 5 मेरी लाइबिलिटी हो गई। तो वैल्यूएशन हमेशा कौन सी आएगी? एक्सचेंज प्राइस की। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा होता है कि हमारे एसेट की जो हमने जो खरीदी हुई थी वो, और मार्केट में जो प्रीवेलिंग प्राइस है उसमें आपस में क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज के साथ इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। वो क्या है? हमने आप पहले भी ये बताया था कि आजकल जो बिजनेसेस हैं वो गोइंग कंसर्न पे काम कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न मतलब क्या है कि ये जो भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, जो भी चीजें खरीदते हैं, तो वो इक्विपमेंट या चीजें जो इन्होंने खरीदी, तो वो बेचने के लिए मोस्टली नहीं खरीद रहे होते, वो फुल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे होते हैं। यानी अगर हमने सॉरी अगर कोई ऑफिस डेस्क खरीदा, तो हमने ऑफिस डेस्क बेचने के लिए नहीं, बल्कि हमने ये फैसला किया कि जब तक ये बिजनेस है ये ऑफिस डेस्क इसमें इस्तेमाल होता जाएगा। अभी आप देखें कि 10 साल तक अगर वो ऑफिस डेस्क हमारे पास है, तो 10 सालों में जरूरी बात है कि वो हमने लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दीजिए कि हमने 10,000 का लिया है, अब मार्केट में उसकी वैल्यू पता नहीं क्या से क्या हो जाएगी, लेकिन हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जो वैल्यू है हमने वही मेंटेन करनी होगी जो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस हमने पे की थी, एक्सचेंज प्राइस। ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाती है। इसमें फिर बाद में बहुत सारी इश्यूज ऐसी भी आ जाते हैं कि जैसे हमारी जमीन की प्राइस है, लैंड की प्राइस है, वो 10 15 20 साल के बाद आप देखते हैं कि वाकई उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है कि वो फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते अगर हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे प्रेजेंट करें। यानी अगर मैंने एक लैंड पीस ऑफ लैंड लिया है 10 लाख का, और वो 10 लाख का मैंने पीस ऑफ लैंड लिया है 2001 में, अब है 2020, तो आपके ख्याल में वो अभी भी उसमें वही 10 लाख की प्राइस होगी? नहीं, अब वो उसकी प्राइस होगी कोई 18 लाख 20 लाख। तो यहाँ पे फिर जो है क्या कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं। लेकिन
हम मेजोरिटी देखेंगे कि हमारे वो एसेट जो कि डिप्रिसिएबल एसेट हैं, डिप्रिसिएबल एसेट से मुराद ये कि वो एसेट जो कि हमारे बिजनेस के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसके लिए हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के साथ जाना पड़ेगा। यानी हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस जो तय हुई थी, जिस पे हमने वो एक्सचेंज किया था, वो वैल्यू कंसीडर करनी होगी। ये दूसरा इशू हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब तीसरा इशू हमारा क्या है, वो है अच्छा, ये कॉस्ट प्रिंसिपल पे जो बात हो रही है वही पहले जो आपको बता दें, कॉस्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट, जो ओरिजिनल प्राइस है, वही बातें जो मैंने आपको बता दी यहीं पे आ रही है। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ और फिर मैं क्लासिफिकेशन इशू पे बात करूंगा। अब एक क्लासिफिकेशन इशू क्या है, अब देखिए क्लासिफिकेशन इशू एक बहुत मेजर इशू है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि हम जब रेंट एडवांस में देते हैं तो क्या उसको एक्सपेंस माने या एसेट माने। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि प्री पेड रेंट, अगर वो 4 महीनों का, 6 महीनों का, 7 महीनों का एडवांस रेंट हमने दिया, लेकिन उसको अगर हम मान ले कि ये एक्सपेंस है, तो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, वो टोटली चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसमें जो अब हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, अक्सर असल में तो ये खर्चा जो है इस महीने का या इस पॉइंट ऑफ टाइम का तो नहीं है, वो तो पूरे 6 महीने का आपने खर्चा इसमें रिकॉग्नाइज कर दिया है, जो कि अगले 6 महीनों में होना है। तो ये क्लासिफिकेशन इशू हमें ये बताता है कि ये जब आप इसको प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो आपकी इनकम जो है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फिर रियलिस्टिक पिक्चर या इकोनॉमिक रियलिटी को प्रेजेंट नहीं कर सकेगी। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या करना है कि अगर एक ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसमें हमने क्लासिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है, ये एसेट क्रिएट कर रहा है या एक्सपेंस क्रिएट कर रहा है। ये दो क्लासिफिकेशन इशू हो गई। फिर अगर हम कहते हैं कि ये एसेट ही है, तो हमारे एसेट में फिर क्या है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशन इशू ये होगी कि क्या ये करंट एसेट है या ये लॉन्ग टर्म एसेट है। अब देखें, एक पहले जो मैंने कहा कि एसेट और एक्सपेंस ये हमारे पोजीशन एज वेल एज हमारे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। अगर एक चीज को आपने एक्सपेंस मान ली, तो अगर आप इसको एक्सपेंस मानते हैं तो आपका इनकम कम हो जाएगा और इस तरह आपकी जो पोजीशन है वो कम हो जाएगी। इस तरह अगर किसी चीज को आप एसेट कंसिडर करें कि ये एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, तो आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा और आपकी पोजीशन ज्यादा नजर आएगी, यानी पोजीशन जो फाइनेंशियल पोजीशन आपका एसेट बहुत ज्यादा नजर आएंगे। फिर अगर हम कहते हैं कि एसेट ही मानना है, तो क्या इसको फिक्स एसेट माने या करंट एसेट माने। अब ये देखें, अगर किसी चीज को मैं करंट एसेट मान लेता हूं तो मेरी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, जी हाँ, ज्यादा हो जाएगी। आई विल बी कंसिडर मोर लिक्विड। अगर वो फिक्स एसेट है लेकिन उसको मैंने करंट एसेट मान लिया, तो मेरी लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई करंट एसेट है और उसको मैं फिक्स एसेट मान लूं, तो मेरी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इश्यूज हैं जो कि हमें क्या करने होंगे, रिजोल्व करने होंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। फिर साथ ही हमने ये करना होगा कि कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है सर। जी, क्वेश्चन है। यस सर, ये आपने जो कहा प्रीपेड रेंट, तो हाँ इसको हम एक्सपेंस मानेंगे या हाँ, अब देखिए, एसेट्स? प्रीपेड रेंट के बारे में आपने हमेशा फैसला करना होगा कि ये जो रेंट हम पे कर रहे हैं, ये 1 मंथ का है या मोर देन 1 मंथ का है। ठीक है, अगर 1 मंथ का है तो बिल्कुल बेशक उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, उस पर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है या उसमें हमारा जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस महीने का किराया हमने दे दिया, तो हमने यूजुअली इनकम कब कंसिडर करना होगा, मंथ के एंड पे या मंथ के शुरू पे। ऑब्वियसली मंथ के एंड पे। जब मंथ के एंड पे करेंगे, हमने पहली सी वो इसको रिकॉग्नाइज किया, एक्सपेंस 1 महीने का हमने एडवांस दिया था, तो उसमें कोई इशू नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और उसको हमने एक्सपेंस मान लिया, और फिर एट द एंड ऑफ मंथ यानी 1 महीने के एंड पे अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नजर आई रही होगी, तो ये क्लासिफिकेशन इशू हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हमने क्या करना होगा, उस रेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये एक्सपेंस जो आप मान रहे हैं ये तो 6 महीनों का है, वेयर एज हमारा 1 महीना कवर हुआ है। तो इसलिए बेहतर होता है कि प्रीपेड रेंट को, यानी जब भी वो 2 महीने से ज्यादा हो,
ठीक है, मैं क्या आपको गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा हूँ, प्रीपेड रेंट जब वो 2 महीने से ज्यादा हो तो उसको एसेट मानना चाहिए। अगर वो 1 महीने का हो या 2 महीने से कम हो तो 1 महीना होगा, 1 महीने का हो तो उसको एक्सपेंस मानना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो लाइबिलिटी और रेवेन्यू का भी यूजुअली इशू आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए, तो क्या इसको हम रेवेन्यू माने या लाइबिलिटी माने? ऑब्वियसली ये एक लाइबिलिटी है, क्योंकि कस्टमर ने तो पैसे दे दिए लेकिन हमारी तरफ से उसको कुछ चीज ट्रांसफर नहीं हुई, वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। तो अगर आप डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? करंट ऑब्लिगेशन, और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में आउटफ्लो होगा। तो इसलिए जो भी कस्टमर से एडवांसेस हमें मिलते हैं वो हमारा लाइबिलिटी कंसिडर होगा, और जो है हमारा रेवेन्यू कंसिडर नहीं होगा। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं क्लासिफिकेशन के हमारे सामने आएंगे। सो proper classification depend on correctly analyzing the effect of each transaction on the business, कि हमारे जो वो बिजनेस है उस पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो 1 महीने का इफेक्ट है या 1 महीने से ज्यादा है, प्रीपेड है नहीं है, हमारा करंट एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है। फिर मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंट दैट रिफ्लेक्ट दी दैट इफेक्ट। और दूसरा अच्छा ये भी है कि हमने अकाउंट्स, अब इसमें एक और भी है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस के लिए चेयर्स खरीदता हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस के लिए चेयर्स खरीदता हूँ कि जिसपे एम्प्लॉइज बैठ के काम करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो चेयर्स खरीदना मेरा एसेट है या एक्सपेंस? एसेट एसेट। एसेट। जी। अब ये मुझे बताएं, चेयर्स जो मैंने खरीदे इसको एसेट में मैं रिकॉग्नाइज, इसका नाम क्या दूंगा? क्या लिख लूंगा चेयर्स? फिक्स एसेट, सिर्फ एसेट लिखूंगा? फर्नीचर एंड फिक्सचर। हाँ, अब ये देखें, आप में से किसी ने बताया कि फर्नीचर एंड फिक्सचर, सिर्फ चेयर्स नाम नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को अगर मैं ऑफिस डेस्क ले लेता हूं फिर उसका सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा नहीं। अब देखें, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर एक किस्म के नेचर, इसके नेचर ऑफ यूज एक किस्म का है। यानी आप देखें, चेयर और डेस्क किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। तो अब ये देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनका नेचर एक जैसा है। और तो इसमें अलमारी भी आ जाएगी, इसमें वो जो रैक्स हैं वो भी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहूं कि हमने दूसरा खरीदा कंप्यूटर और प्रिंटर, तो अब ये मुझे बताएं क्या इसको मैं एसेट में, फर्नीचर एंड फिक्सचर में बुक कर लूं? नो सर, मशीनरी। क्यों? कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट को फर्नीचर एंड फिक्सचर में बुक क्यों ना करूं? ये भी एसेट है, वो भी एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, वेरी गुड। अब आप लोग ये तो समझ रहे हैं कि सर इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना जो है, आप ये अब आपके जहन में जो है ना, वो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि आपके जहन में क्या है, कि भाई वो ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट या ये जो कंप्यूटर इक्विपमेंट और फिक्सचर है, इनका नेचर ऑफ यूज एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अभी इनका नेचर ऑफ यूज एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि ये एसेट सेपरेटली क्लासिफाई करो और वो वाला एसेट सेपरेटली क्लासिफाई करो। इसी तरह आप देखते हैं कि उसकी लाइफ पे भी डिपेंड करता है ना। अब फर्नीचर फिक्सचर है वो चलेगा भाई 10 साल 15 साल, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट कितना चलेगा भाई? ऑफिस इक्विपमेंट, ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, 5 साल 6 साल 7 साल। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे जो एसेट की क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है उसके नेचर ऑफ यूज, उसके पैटर्न ऑफ यूज, उसके लाइफ जो है, लाइफ पैटर्न, उस पे जो डिपेंड कर रहता है, तो उसके मुताबिक हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल करंट एसेट में है, तो करंट एसेट में हमारे पास कैश भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी है। अकाउंट रिसीवेबल को हम कैश से सेपरेट कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं कि ये लिक्विड एसेट है लेकिन कैश की सूरत में नहीं है। तो ये तमाम हमारी क्या है?
ये हमारी आवाज नहीं है सर, क्लासिफिकेशन इशू में आ जाती है। तो करेक्टली एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन द आवाज बिजनेस, ब्रेक हो रही तो है। हम इसको ये करते हैं। देन मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंट दैट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट। तो सिस्टम ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है कि हम ऐसे अकाउंट्स बनाएं सेपरेट और जो इक्विपमेंट है उसके लिए सेपरेट। बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, आप लोग एक दूसरे के साथ गप लगा सकते हैं। टीआर के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बच्चों की। अरे किस मच्छर से मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कवर है पीछे से। यस अब आ रही ठीक है। तो अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स क्या है? जैसा ड्राइवर तो अच्छा, ये जो अकाउंट्स है मैं यस सर, जल्दी से आपको बता यस देता हूँ। सर। इसके बाद जो लेक्चर है वो पहले से रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे जाके इसका सेकंड सेशन जो है वहां पे देख लीजिए, ठीक है? कौन सा? ठीक है। माइक बंद कर दें। Class, kindly mute your voices. चलो जी, आप चलो। अच्छा जी, तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया कि ये क्लासिफिकेशन में हमें क्या करती है, मदद देती है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट ये होते हैं कि हम हर एक अकाउंट यानी एसेट्स के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, लाइबिलिटीज के लिए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, इक्विटी के लिए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट, रेवेन्यू के लिए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट और एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट। ये सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट हमें क्या करती हैं कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमें मदद देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, कैश और बैंक, ठीक है? अब ये नेचर ऑफ यूज इनका एक जैसे है। जैसे आप कहते हैं कि आपने अगर कोई पेमेंट करनी है तो आप बैंक से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ यूज एक जैसे है। तो अक्सर आप देखेंगे कि कैश एंड बैंक अकाउंट हम एक कंसिडर करते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट भी कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं भाई, कैश को सेपरेट कंसिडर करो एक एसेट और बैंक अकाउंट को सेपरेट। फिर इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल है। अभी अकाउंट रिसीवेबल है हमारा जेनरिक होता है, ये होता है कंट्रोलिंग अकाउंट। अब इवन अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी आप देखेंगे ना कि अकाउंट रिसीवेबल क्यों होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए होते हैं कि हमने अपने कस्टमर को सर्विसेज दिए हैं, लेकिन कस्टमर ने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि किस किस कस्टमर ने कितने कितने पैसे देने हैं, तो इसलिए हर एक कस्टमर के लिए जो हमारा ट्रेड डेटर कंसिडर होता है, ट्रेड डेटर, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल यानी ट्रेड डेटर्स में एक कंट्रोलिंग अकाउंट के अंदर हर एक को सेपरेट सेपरेट अकाउंट नंबर एलोकेट करते हैं, ठीक है? इसी तरह हमारे जो एसेट्स हैं उसको भी, जो फिक्स एसेट हैं उसको भी सेपरेट हम अकाउंट नंबर्स दे रहे हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट एक्चुअली इज एलोकेशन ऑफ नंबर, ठीक है? तो अब क्या होता है, बिजनेस पीपल नीड टू बी एबल टू रिट्रीव ट्रांजैक्शन डेटा क्विकली एंड इन यूजेबल फॉर्म। अभी जब हमने अकाउंट नंबर दिए होंगे तो हम इसको डेटा जो है इजीली क्या कर सकेंगे, रिट्रीव कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के बारे में, आप एमकॉम ए ग्रुप जो है, आप लोगों के बारे में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या आप में से किसी खास एक क्लास पार्टिसिपेंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके ख्याल में मैं इजीली आपका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ आपके नाम से या आपके सैप आईडी से? ऑटोमेटिकली देखें, आपके सैप आईडी से मैं आपको बहुत जल्द क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ, आपको जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसी तरह जो अकाउंट्स हैं उसको सेपरेट नंबर दिए जाते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि डेटा क्विकली कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, कैश का सेपरेट अकाउंट होगा, अकाउंट रिसीवेबल के सेपरेट अकाउंट नंबर्स होंगे। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में एक खास कस्टमर है उसका सेपरेट अकाउंट नंबर होता है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, उसका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है,
तो इवन अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ही अकाउंट नंबर एलोकेट कर देता है। उसको हमने सिर्फ नेचर बताना है कि ये कैश नेचर का एसेट है, ये रिसीवेबल नेचर का एसेट है वगैरह। अच्छा, ये फाइलिंग सिस्टम में फिर हमें क्या करता है, मदद करता है अकाउंट्स। फिर अकाउंट्स आर द बेसिक स्टोरेज यूनिट फॉर द अकाउंटिंग डेटा एंड आर यूज्ड टू एक्यूमुलेट अमाउंट्स फ्रॉम सिमिलर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करें, सॉरी आगे चले गए, कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो उसका हम कहते हैं कि कैश की कितनी पेमेंट हुई और कितनी रिसीट हुई, यह हमें कौन से अकाउंट में पता लगेगा, कैश अकाउंट। इसी तरह हम कहेंगे कि हमने कितनी कलेक्शन करनी है लोगों से, को हमने सील की है लेकिन उसकी कलेक्शन नहीं हुई, तो इसका एप्रोप्रिएट डेटा हमें कहां से मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल से। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारी जो ऑफिस सप्लाईज हैं, ऑफिस सप्लाईज में हमने कितनी खरीदारी की है, तो वो कहां से पता लगेगा, वो अगर ऑफिस सप्लाई का सेपरेट अकाउंट हमने रखा हुआ तो उसमें हमें पता है लगेगा कि पूरे पीरियड में हमने इतनी ऑफिस सप्लाई खरीदी है, और फिर हमें ये भी पता लग सकता है कि हमने इसमें से कितनी यूज कर दी है, वो भी वहां पे पता लग सकता है। और वो तभी पता लग सकेगा कि हम हर एक अकाउंट को सेपरेटली क्लासिफाई करके उसको रिकॉर्ड करें। तो ये हमारे सेट ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हर एक एसेट का। फिर हम कहते हैं कि उसको कैटेगराइज करते हैं, अगर वो एक दूसरे से जुदा हैं तो सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, अगर वो एक जैसे हैं तो उनका एक ही अकाउंट बनेगा। जैसे वो हम कहते हैं ऑफिस चेयर्स, ऑफिस डेस्क, ये एक जैसे हैं, इनका एक ही अकाउंट होगा। इसी तरह फिक्सचर हैं, यानी जो अलमारी हो गई या रैक्स हो गई, वो भी उनकी नेचर है तो उसका अकाउंट सेपरेट नहीं बनेगा, वो उसी अकाउंट में क्या होंगे, मर्ज होते जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट, उनका सेपरेट अकाउंट होगा, मशीनरी उसका सेपरेट अकाउंट होगा, अकाउंट रिसीवेबल सेपरेट अकाउंट, अकाउंट्स पेएबल सेपरेट अकाउंट, ये सारे के सारे हमारे अकाउंट्स बनते जाएंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट, लायबिलिटी और ईच कंपोनेंट के जो वो हैं वो सेपरेट बनेंगे। इसी तरह जो स्टॉक होल्डर इक्विटी या जो हमारा ओनर है उसका भी, अब देखें ओनर में जो इन्वेस्टमेंट है ना, ओनर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम कहते हैं ओनर्स कैपिटल, उसका सेपरेट अकाउंट होता है। लेकिन अगर ओनर कोई विड्रॉल करता है तो वो हम उस अकाउंट में उसको मेंटेन नहीं करते, उसको सेपरेटली अकाउंट में मेंटेन करेंगे। ये सेपरेटली क्यों मेंटेन होता है, ताकि हम ओनर को बता सके कि जो हमारा जो पोजीशन है, यानी हमारे एसेट जो कम हुए हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से कम नहीं हुए, या आपने विड्रॉल किए हुए हैं तो इसकी वजह से कम हुए। तो इसलिए हमने विड्रॉल अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करना है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में है ओनली फ्यू डजन ऑफ अकाउंट्स, छोटे जब बिजनेस होगा उसके नंबर ऑफ अकाउंट बहुत ही कम होंगे, उसके कस्टमर भी कम होंगे। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके कस्टमर भी लाखों हजारों होते हैं। इवन फॉर एग्जांपल आप देख लेना, किसी भी बैंक में हर एक कस्टमर के लिए सेपरेट अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो आपके ख्याल में बैंक कितने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा, लाखों, ठीक है, लाखों अकाउंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो मेंटेन कर रहे होते हैं। The group of company accounts is known as general ledger or simply ledger। अब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर एक किस्म का कस्टमर तो नहीं है, वो होंगे कोई 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 100, 1000 हो सकते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका सबका जो बैलेंस होता है, सबका कलेक्टिव, वो कहाँ पे आ जाता है, वो जर्नल लेजर में आ जाता है। करंटली हम इस कोर्स में जर्नल लेजर, या हम कहते हैं कि उसका जो कंट्रोलिंग लेजर्स हैं उसको टच नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिक लेजर सिर्फ हम बहुत ही छोटे से बिजनेस को मानेंगे और हम कहेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल जो है सबका एक ही है। और ये जो जनरल लेजर है ये मैनुअल भी हो सकता है, आजकल सारा के सारा कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये चार्ट ऑफ अकाउंट को मैं स्किप करूं, ये मैंने आपको बता दिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट ये होता है कि हम हर एक अकाउंट को एक नंबर देते हैं, वो नंबर उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बन जाता है, उससे हमें वो इंफॉर्मेशन ट्रैक करना या उसको जल्द से जल्द ढूंढने में मदद मिलती है। जो इक्विटी अकाउंट है
उसमें आप देखते हैं कि इक्विटी में हम फिर जो मेंटेन करेंगे, हम रेवेन्यू को सेपरेटली मेंटेन करेंगे, एक्सपेंस दो के हमने कहा था कि रेवेन्यू जो है इक्विटी को क्या करती है, वो उसमें इजाफा करती है और एक्सपेंसेस इक्विटी में कमी करती है, लेकिन हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सेपरेटली मेंटेन करेंगे ताकि हमें पता लगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और ये ओनर के ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन और ओनर ट्रांजैक्शन को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेट क्या करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब इसके बाद जो आप प्ले कर दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अब तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देख चुके थे, अकाउंटिंग जो रियल रिकॉर्ड है उसको हमने नहीं देखा था। अब जो रियल रिकॉर्ड है ना, वो दो कॉलम में रिकॉर्ड होता है, दो कॉलम मेंटेन होते हैं अकाउंटिंग में, एक को कहता है डेबिट, एक को कहता है क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ रूल्स हम अप्लाई करते हैं, आप इस रूल्स को सिर्फ समझिए, इसके बाद फिर दूसरा सेशन आप गूगल क्लासरूम पे जाके वहां पे देख लीजिए, अपलोडेड है। अब सबसे पहले हमारे पास 5 किस्म के अकाउंट्स है ना, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। अब एसेट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, यानी उसको डेबिट में कब लिखेंगे और क्रेडिट में कब लिखेंगे। एसेट में अगर कोई भी इंक्रीज है तो उसको डेबिट कॉलम में हमेशा लिखेंगे, यानी एसेट में कोई भी इंक्रीज आए, हम एसेट खरीद रहे हैं, एसेट में कोई इजाफा हो गया तो उसको डेबिट कॉलम में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, whereas if there is any decrease in asset it must be credited, ठीक है। increase in asset is debited and decrease in asset is credited, ये एक सेट ऑफ रूल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, बस एक रूल बना हुआ है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये एसेट के लिए जो रूल बन गया है, तो लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू के लिए ये रूल उल्टा है, ठीक है। यानी आप देखते हैं क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी एसेट एक साइड पे है, लायबिलिटी और इक्विटी दूसरे साइड पे है, तो ये एक दूसरे के क्या है, मुखालिफ चीजें हैं। तो आप देखते हैं कि लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, उसमें जब इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट कॉलम में, और जब उसमें कोई डिक्रीज होगा तो वो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा। आपने सिंपली ये याद रखना है कि इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस must be debited, increase in asset and expense must be debited and the rest of the accounts are credited। बस अगर ये आप रूल याद रखें तो आपका जो ये ट्रांजैक्शन बेस है ये फिर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब नॉर्मल आएंगे तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट। अब ये कैसे नॉर्मल रहते हैं, इसका मतलब ये है कि अब एसेट में आप देखेंगे तो उसमें हमने कहा इंक्रीज होगा वो डेबिट में होगा, तो आप देखते हैं कि इंक्रीज जो है वो डिक्रीज से हमेशा ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट ही बचेगा। इसी तरह आप देखते हैं कि जो इंक्रीज जो लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू है वो क्रेडिट में होगा और डिक्रीज जो है वो डेबिट में है, तो डिक्रीजेस इंक्रीज से कम होते हैं, तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस नजर आएगा और डेबिट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस नजर आएगा किसका, एक्सपेंस। अब यही चीज हम देखते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये कैसे मेंटेन होंगे।